साथियों नमस्कार। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो अभी स्कूल व्याख्याता के फॉर्म फिल हो रहे हैं। उसी से रिलेटेड 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपनी सावधानी रखनी है। दूसरा, अगर आपके पास ऐच्छिक विषय अलग रहा है और ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट अलग हैं तो ऐसी स्थिति में क्या अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि वर्गवार अगर पदों को देखा जाए तो पदों की संख्या बहुत ही कम है, तो क्या ऐसी स्थिति में फॉर्म भरना उचित है या नहीं। तो 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे अभी जो अपने फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जो लिखित वाला जो कॉलम आरपीएससी दे रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपने को इसको फिल करना है। क्योंकि इसको फिल करके जब इसको अपने अपलोड करते हैं तब अपने पास ओटीआर के जो नंबर हैं जो नीचे यहाँ पर लिखे जाते हैं वो आते हैं। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। दोनों जगह हिंदी और इंग्लिश के दोनों जगह ही जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करने वाला जो अभ्यर्थी है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होने हैं। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में जैसे अपने आगे बढ़ते हैं तो पहला कॉलम अपने को बीएड वाला यहाँ पर मिलता है। जैसे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किए हैं अब की बार, तो बीएड का जो अपने को कॉलम मिलता है जो यहाँ पर अपने लास्ट में दिया हुआ है, बीएड का कॉलम आते ही अपने को अपने पास ओटीपी आता है। ओटीपी बताने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहली परेशानी कई अभ्यर्थियों के सामने यहीं पर आ रही थी कि ऑनलाइन में इन्होंने बीएड के जो रोल नंबर वगैरह हैं या कितने में से कितने परसेंट हैं उसको फिल किया है, लेकिन जब उसका प्रिंट आउट निकाला गया ऐसी स्थिति में वहाँ पर बीएड का जो कॉलम है उसको नहीं दर्शा रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोबारा ओटीआर करके इसको बाद में संशोधन इसमें कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और मेरे ख्याल में और तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। साधारण सा फॉर्म है, अपने जैसे SSYD लगाते हैं तो पहले से भरा हुआ जो फॉर्म फिल होता है। अब की बार थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जैसे अपने जो शादीशुदा पुरुष हैं उसकी पत्नी का नाम आता है, उसकी पत्नी का नाम यहाँ पर पूछा गया तो उसको आप फिल कर दीजिएगा। और जो विवाहित पुरुष हैं उसका एक कॉलम ये भी आया है कि आपकी शादी की दिनांक जो है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, ऐसे गलती से ना भरें, क्योंकि अपने जब विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अपने फॉर्म में और डेट डालते हैं और अपने विवाह प्रमाण पत्र में अन्य डेट डली हुई आती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये थोड़ा अपने को बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब ये फॉर्म से रिलेटेड बात थी, ज़्यादा कोई बड़ा इशू फॉर्म में है नहीं, 2-3 बातों में ही छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में सबसे अहम बात यहाँ पर ये आती है, कई अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया था, वैसे काफ़ी अभ्यर्थी इसके बारे में अवगत हैं। जो नए अभी MA करके आए हैं, BEd करके आए हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उनका मानना यह है कि सर हमारे पास जो MA हमने ऐच्छिक विषय जैसे हिस्ट्री से की है तो BA में हमारे वो सब्जेक्ट नहीं है, या MA हमने राजस्थानी भाषा से कर ली तो वो हमारे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए ये 2021 से अपने देखें तो डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस समय ये उन्होंने कहा था कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास MA में जो सब्जेक्ट है वही ग्रेजुएशन में होगा तो ही वो व्याख्याता भर्ती हेतु एलिजिबल हो पाएगा। लेकिन उसके बाद अपने जानते हैं कि 2022 में भी कोर्ट का फैसला एक आया था और उसके बाद स्थिति जो है वो इसके संबंध में स्पष्ट हो गई थी। अभी जो इसके संबंध में स्थिति है वो ये है कि यदि आप किसी सीधी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, जैसे अभी आरपीएससी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा रही है, तो इस भर्ती परीक्षा में अगर अपने सम्मिलित होते हैं तो ऐसी स्थिति में यह है अपनी ऐच्छिक विषय कुछ भी रहा हो, जिस विषय में अपनी मास्टर डिग्री कर रखी है और वो सब्जेक्ट अगर अपने पास BA में नहीं है तो भी अपने इस भर्ती हेतु एलिजिबल है, क्योंकि ये एक सीधी भर्ती है। ठीक है, वो जो पहले अलग अलग विषयों का जो लफड़ा चला था वो पदोन्नति में था। DPC में पहले ये था कि मैथ साइंस वाला कोई अभ्यर्थी है वो सेकंड ग्रेड लगा है, उसके बाद में वो इतिहास में या ज्योग्राफी में MA करता है तो उसमें उसको पदोन्नत कर दिया जाता था। तो वहां पर परेशानी आई थी। जबकि सीधी भर्ती होती है तो उसमें ऐच्छिक विषय अलग हो रही या ग्रेजुएशन में अपने पास वो विषय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी अपने स्कूल व्याख्याता का फॉर्म फिल होकर करके उसमें चयनित हो सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पहले आपने देखा होगा कि कई बार ये मुद्दा कोर्ट में भी चला था और राज्य सरकार के द्वारा भी ये कहा गया था और आरपीएससी ने मेरे ख्याल में इसके संबंध में कहा था, लेकिन ये सारी चीजें पदोन्नति में है। जबकि अपने सीधी भर्ती परीक्षा जो होती है अब तो मेरे ख्याल में पदोन्नति से भी वो उस नियम को हटा दिया गया है। अगर आप मैथ साइंस के अभ्यर्थी हो और आप हिस्ट्री से MA करके अगर पदोन्नत होते हो तो भी यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है और सीधी भर्ती में तो किसी प्रकार की बाधा यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है। तो ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर वर्गवार पदों को देखा जाए तो महिलाओं की जैसे अपने सोशियोलॉजी है तो एक ही पद महिला का यहाँ पर निकल करके आता है। उसके बाद में अलग अलग अगर पदों का वर्गवार विभाजन किया जाए तो पदों की संख्या बहुत ही कम बचती है। तो ऐसी स्थिति में कई अभ्यर्थियों का मानना यह है कि सर क्या फॉर्म फिल करें, किसी विषय में 1 पद है, किसी विषय में 5 पद ही हिस्से में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म भरने में भी क्या सार है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो अभी ये कवायद चल रही है कि ये जो 2200 पदों के आसपास भर्ती का
विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें संशोधन करके पदों की संख्या जो है उसको बढ़ाया जाएगा निश्चित रूप से। तो आपको बाद में ये पछतावा ना हो किसी बात का कि हमने उस समय फॉर्म फिल नहीं किया और भर्ती में तो अभी पदों की संख्या जो है वो पहले 2200 थी, अब उसको बढ़ा करके 5400 कर दिया गया है। तो ऐसा हो उसके बाद पछतावा हो, इससे अच्छा बेहतर ये होता है कि अभी कोई फीस वगैरह भी अपने ज़्यादा नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को जरूर से आवश्यक रूप से यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए और इस भर्ती का हिस्सा बने और अच्छी तैयारी करें, ताकि आने वाले समय में जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो तब उसमें अपने अच्छे अंक ला करके यहाँ पर चयनित हो सके। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी, सामान्य तौर पे ही मैंने आप लोगों को ये चीजें बताने की कोशिश की है। किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर कभी उपस्थित होंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।